अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा सोशल स्टडीज़ का पीरियड है जिसमें हम एग्रीकल्चर का चैप्टर रीड करने जा रहे हैं। तो इससे पहले एग्रीकल्चर के बारे में मालूम कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है हर कंट्री के लिए। ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो हमारी इकोनॉमिक पावर यानी माशियत जो है हमारी वो ज़्यादातर इकोनॉमिक पे डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि 17% जो लोग हैं वो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं एग्रीकल्चर के। पहले की अगर बात की जाए कि पहले जो काश्तकारी की जाती थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी क्योंकि उस टाइम पे मॉडर्न मशीनें नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा मॉडर्न मशीन है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। बस एग्रीकल्चर जो है इसकी बहुत ज़्यादा किस्में हैं अलग अलग तरह की जो हम चैप्टर में रीड करेंगे। ठीक है, अब आप बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी जितनी भी कंट्री है यानी कि हर कंट्री की अगर बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पावर है वो सबसे ज़्यादा जो बड़ी है यानी कि जो जिस पे वो टिकी हुई है तो वो एग्रीकल्चर ही है। ठीक है, यानी कि अगर आजकल की बात की जाए तो जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर इसी फील्ड में हैं यानी कि एग्रीकल्चर वगैरह को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में 17% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर की फील्ड में है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना 70% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी कि अगर पाकिस्तान में 100% आबादी है तो उसमें से 17% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर की फील्ड में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। एग्रीकल्चर को जो है इन्होंने इंपॉर्टेंट्स पॉइंट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यानी कि अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है कि इससे कितने किस्म के हो सकते हैं। फर्स्ट बताया है सोर्सेस ऑफ फूड। ठीक है, वी गेट फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर लाइक राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वगैरह। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो इसका सोर्सेस है फूड का यानी कि जिससे खाना वगैरह मिलता है, तो जिसे इन्होंने बता दी हैं बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन कुछ जो इन्होंने हाईलाइट किए जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वगैरह जो हैं वो हमें एग्रीकल्चर से हासिल होते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम यानी कि जो पैसे वगैरह जो मिलते हैं यानी कि सबसे पहले जो हमारी काश्तकारी की जाती है यानी कि कोई भी चीज़ उगाई जाती है, उसकी फसलें उगाई जाती हैं तो उसको फसलें को काटने के बाद उसको बाज़ार में बेचा जाता है, फिर उससे आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, यानी कि जो बहुत सारे लोग हैं उनका कारोबार ही है ये जिससे वो इनकम कमाते हैं, यानी कि उनका जो सोर्स है पैसे कमाने का जो ज़रिया है वो बहुत सारे लोगों का एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, यानी कि सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी भी मटेरियल्स हैं जो हमें एग्रीकल्चर से ही मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बात की जाए शुगर कैन, कॉटन। ठीक है, कॉटन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यानी कि जो हम लोग कपड़े वगैरह जो पहनते हैं वो भी कॉटन से ही बनते हैं। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है यानी कि एग्रीकल्चर जो डिपेंड करता है वो हमारी लाइफ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हमारा मुल्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगा। तो हमारा पाकिस्तान जो है वो जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर जो है हमारा जो एग्रीकल्चर पावर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब मेजर टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब फार्मिंग यानी कि जो काश्तकारी की जाती है उसकी किस्में किस तरह की, इसको अलग अलग किस्मों में जो है टाइप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इन्होंने बताया है सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर। ठीक है, इस तरह के एग्रीकल्चर में जो है एक किसान जो है सिर्फ जो यानी कि कोई भी चीज़ उगाता है तो वो सिर्फ छोटे पैमाने पे करता है। ठीक है, यानी कि वो जितना पैसा कमाता है वो सिर्फ अपने फैमिलीज़ के लिए कमाता है। ठीक है, यानी कि वो पैसे जब कमाता है तो उसको जाके अगर समझो एक एग्जाम्पल के तौर पे उसका राइस के यानी कि जो चावल वगैरह है उसकी खेती बाड़ी करता है। ठीक है, वो जब चावल वगैरह उग जाते हैं बाज़ार में जाके बेच देता है तो वो जब पैसे बचते हैं तो वो अपनी फैमिली में दे देता है। ठीक है, यानी कि एक किसान जो काम करता है वो बल्कि शौक़ से नहीं, वो सिर्फ अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम करता है, तो वो इस कैटेगरी में जो है इसको डाल दिया जाता है। और जो है इस तरह के जो किसान होते हैं यानी कि ज़ाहिर है वो जितनी भी इनकम आती है वो अपनी फैमिली की नीड पूरी करने के लिए सर्व कर देते हैं, तो इसीलिए उनके वो जो है मॉडर्न टाइप की मशीनें इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स की होती हैं और बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव होती हैं। अब सेकंड जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ठीक है, इस तरह के जो एग्रीकल्चर हैं ये स्मॉल एरियाज़ में होते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे जो एरियाज़ होते हैं, छोटे छोटे जो इलाके होते हैं उनके अंदर जो है इस तरह की काश्तकारियाँ वगैरह जो हैं की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे गुड फर्टिलाइज़र या जहाँ पे मतलब जहाँ की मिट्टी भी बहुत अच्छी हो, पानी भी सही आता हो, यानी कि अच्छा माहौल हो कुदरती हिसाब से, तो इन एरियाज़ में जो है एग्रीकल्चर ज़्यादा बेहतर होती है।
अब एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में जो है मॉडर्न मशीनें यूज़ होती हैं, क्योंकि पहले तो यही होता था ना कि लोग अपने हाथों से जो है बीज बोते थे, फिर उसके बाद सालों वेट करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो है मॉडर्न मशीनें आ गई हैं जिसके ज़रिए बहुत इजीली तरीके से जो है काश्तकारी की जा सकती है, एग्रीकल्चर उगाया जा सकता है। तो मॉडर्न मशीनों से तो हमें भी जो है यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे और भी बहुत सारे किसान हैं जो अभी भी इन मॉडर्न मशीनों से महरूम है, ठीक है। यानी कि उनको पता भी नहीं है कि इस तरह की कोई मशीन है जिसके ज़रिए आसानी से एग्रीकल्चर किया जा सकता है, काश्तकारी की जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में जो है एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। कभी अगर जहाँ किसान रहते हैं तो वहाँ मतलब साल में या 6 महीने में एक बार जाके उनको इस चीज़ की नॉलेज देनी चाहिए, ठीक है। उनको बताना चाहिए कि इस तरह से भी काश्तकारी वगैरह की जा सकती है, यानी कि मॉडर्न मशीन उनको इस्तेमाल करना सिखाना चाहिए, ठीक है। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर इन दिस टाइप फार्मिंग इन प्रैक्टिस ऑन अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड टू अर्न मनी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आर फेमस फॉर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें जो है बहुत बड़ी जगह पे जो है एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे जो है अलग अलग तरह के, यानी कि वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ नहीं उगाई जाती, अलग अलग तरह की जो है चीज़ें उगाई हैं, कहीं कॉटन यानी कि राइस वगैरह। तो वो बहुत बड़ा जो है पैमाने पे काम होता है और ये जो है ये भी मॉडर्न मशीनें यूज़ करते हैं, ठीक है। इनमें जो इन्होंने हाईलाइट किए हैं जिन कंट्रीज़ के नेम, तो वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील वगैरह को जो है इन्होंने हाईलाइट किया है, ठीक है। अब बात करेंगे प्लांटेशन फार्मिंग इन दिस टाइप अ सिंगल कैश क्रॉप इज ग्रोइंग लाइक शुगर कैन, रबर, कॉफ़ी, कोका, स्पेसी, बनाना, कॉटन। सच फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। यानी कि इस तरह की जो काश्तकारी की जाती है ये जो है सिंगल कैश क्रॉप, ठीक है। यानी कि ये कोई भी एक तरह की चीज़ में माहिर होते हैं, यानी कि उनके पास जो है अगर राइस होगा तो वो सिर्फ राइस की ही करेंगे, कॉटन होगा तो सिर्फ कॉटन की ही काश्तकारी वगैरह की जाएगी, ठीक है। ट्रक फार्मिंग, इसमें जो है अलग अलग तरह की, यानी कि और भी अलग अलग तरह की जो है वेजिटेबल्स को जो है उगाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे नाम दिए हुए इन्होंने, टमाटोज़ हैं, मेलोन है, ऑनियंस वगैरह जो हैं। लेकिन इस तरह की जो है काश्तकारी करने के लिए क्लाइमेट यानी कि हमारा जो वेदर है, मौसम है, उसको भी ठीक होना ज़रूरी, ठीक है। अगर काश्तकारी हो रही हो, ठीक है, यानी कि उसमें बीज वगैरह बोए हुए और बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, ठीक है, यानी कि वहाँ जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो मौसम है, वेदर है, वो ख़राब हो जाए, तो उसकी वजह से भी जो है उनकी जितनी भी फसलें होती हैं वो सारी ख़राब हो जाती हैं। तो फसलें जो है उगाने के लिए एक बेहतर तरीके का जो है देखा जाता है, यानी कि वहाँ का मौसम बेहतर होना चाहिए। अब साइलेंट फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में जो है किस तरह के जो है फीचर्स हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं यानी कि जो कुदरती तरीके से मिलते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में सबसे पहले इरीगेटेड एग्रीकल्चर, डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। यूजिंग इरीगेशन सिस्टम फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड इरीगेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। यानी कि पानी के बहाव वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। अगर जिस जगह पे काश्तकारी की जा रही है वहाँ पे अगर पानी बेहतर तरीके से हो, ठीक है, यानी कि वहाँ पे अगर कोई कुआं बना हुआ हो, कोई वेल बना हुआ हो, या कोई नदी हो, या कुछ भी चीज़ हो, तो ये वहाँ पे जो है काश्तकारी करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी सही होगा। यानी कि पानी अगर ज़्यादा होगा तो फसलों को पानी अच्छे तरीके से दे सकते हैं। लेकिन अगर उन इलाकों में जहाँ पानी बहुत ज़्यादा कम आता हो, बेहतर तरीके से नहीं आता हो, तो उन जगहों पे जो है काश्तकारी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर फसलों को ठीक से पानी नहीं मिल रहा हो तो फसलें जो है नीचे से मुरझाने लगती हैं, उनकी जड़ें जो है कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसीलिए उन जगहों पे जहाँ पे क्या नाम है कोई कैनाल बना हुआ हो, या फिर कोई वेल हो, यानी कि कोई कुआं वगैरह हो, या नदी वगैरह हो, या फिर दरियाएँ वगैरह हो, तो उन जगहों पे जो है काश्तकारी करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब रेन शेडेड एग्रीकल्चर इस प्रैक्टिस इज सच एरिया वेयर अंडरग्राउंड वाटर इज नॉट सुइटेबल फॉर कल्टिवेटिंग एंड कैनाल वाटर कैन नॉट रीच द फील्ड, सो रेन वाटर इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। अब उन जगहों पे जहाँ पे कुएँ वगैरह नहीं बने हुए, दरियाएँ वगैरह नहीं बनी हुई, वेल वगैरह नहीं बने हुए, तो वहाँ पे जो है बारिशों से काम चलाया जाता है, ठीक है। यानी कि किसानों को पता होता है कि किस टाइम पे बारिश होनी है, तो वो उसी टाइम पे अपनी फसलों को जो है उगाता है,
क्योंकि जिन जगहों पे कुएं नहीं होंगे, दरियाएँ नहीं होंगे, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, पानी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी। लेकिन उन जगहों पे जो है बारिशों से पानी लिया जाता है। जो किसान होते हैं नॉर्मली उनको पता होता है कि इस मौसम में यानी कि इस सीज़न में, इस महीने में बारिश होनी है, तो वो अपने जो है जो काश्तकारी वगैरह अपनी फसलें जो है उन मौसम में उगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब माउंटेन्स एग्रीकल्चर, ठीक है, माउंटेन्स यानी कि पहाड़ियों वगैरह पे किस तरह से एग्रीकल्चर किया जा सकता है। इन हिली एरियाज ट्रेसेस आर कट ऑन द हिल क्रॉप टू क्रिएट स्मॉल फ्लैट लैंड। बोथ रेन शेडेड एंड irrigated types of agriculture are practiced on such place like Savage, Tral and for irrigation on natural springs and small water courses are used। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे जो है माउंटेन पे भी एग्रीकल्चर वगैरह किया जा सकता है, यानी कि वहाँ भी जो है पहाड़ियों वगैरह को काट के उनके ऊपर उस जगहों पे भी जो है एग्रीकल्चर अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में कितनी तरह की क्रॉप्स होती हैं, यानी कि कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, कौन कौन सी फसलें जो पाकिस्तान में मशहूर हैं और जो पाकिस्तान बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है और दूसरी कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट वगैरह करता है। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान में जो है मेन 2 तरह की जो है एग्रीकल्चर की जाती है। ठीक है, फर्स्ट जो है सीज़न राबी एंड काशिफ। ठीक है, अब राबी जो सीज़न होता है ये स्टार्ट होता है अप्रैल जून एंड जो इसका होता है अक्टूबर दिसंबर। ठीक है, यानी कि ये गर्मियों से शुरू करके सर्दियों में जो है इसका ख़त्म हो जाता है सीज़न। ठीक है, और जो काशिफ जो होता है, ठीक है, और जो राबी होता है वो अक्टूबर दिसंबर से स्टार्ट होता है और इसका जो एंड होता है वो अप्रैल एंड मई में होता है। ठीक है, यानी कि सर्दियों से स्टार्ट होता है और ये गर्मियों में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे आपने देखे होंगे, अगर हम मैंगो की बात की जाए तो मैंगो जो है वो गर्मियों के मौसम में आता है। तो इसका मतलब ये है कि मैंगो जो है वो राबी सीज़न में बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि अक्टूबर दिसंबर में उसकी फसलें उगाई जाती हैं, तब जाके अप्रैल एंड मई एंड जून जुलाई तक हमें जो है मैंगो बिल्कुल सही तरीके से यानी कि पका हुआ मिल जाता है। तो पाकिस्तान की जो मेन क्रॉप्स हैं वो हमने आपको बता दी, राबी एंड काशिफ। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो उगाई जाती हैं। ठीक है, फर्स्टली जो इन्होंने बताया है वो बताया है कॉटन के बारे में। अब कॉटन इज़ अ मैन कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान, इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन क्लॉथ्स एंड कॉटन यार्न। ठीक, इट इज़ ऑल्सो सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इन एक्सपोर्ट। ठीक है, कॉटन जो है वो पाकिस्तान का सबसे मैन कैश क्रॉप्स है। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कॉटन ही है। ठीक है, यानी कि कॉटन के ज़रिए कपड़े बनाए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है कॉटन के ज़रिए, वो जो कपड़े हम लोग पहनते हैं आप में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कॉटन है। तो कॉटन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुई और ये दूसरे कंट्रीज़ में यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में जो है एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। इन कॉन्स्टिट्यूट 5% पंजाब एंड सिंध आर मैन एरियाज और कल्टिवेटेड ऑफ कॉटन। ठीक है, पंजाब एंड सिंध जो है, पंजाब और सिंध में ज़्यादातर जो है कॉटन को उगाया जाता है। ठीक है, यानी कि पंजाब और सिंध की ज़मीन में जो है ज़्यादातर कॉटन को उगाया जाता है। इन्होंने यहाँ पे जो कुछ नाम जो है हाईलाइट्स कर दिए हैं, पढ़ के बताती हूँ। ठीक है, जैसे बावलपुर है, मुल्तान है, फैसलाबाद, इस तरह के जो इलाके हैं यहाँ पे कॉटन्स को जो है उगाया जाता है। अब बात की जाती है राइस की। राइस द काशिफ क्रॉप। ठीक है, राइस जो है वो काशिफ क्रॉप है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइस को अप्रैल एंड जून में जो है फसलें राइस की डाली जाती होंगी, तो अक्टूबर एंड दिसंबर तक जो है इसकी फसलें तैयार हो जाती होंगी। ठीक है, यानी कि राइस जो है ये सर्दियों के मौसम में जो है काश्तकारी जो है राइस की जाती है और ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप देख लो तो राइस जो है सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, हर कंट्री में ही जो है चावल जो है वो खाया जाता है। सही है, यानी कि अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात की जाए तो वहाँ भी जो है राइस की वही इम्पोर्टेंट है जो पाकिस्तान में। हमारे रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसके अंदर राइस का क्या इस्तेमाल है वो आप भी जानते होंगे। ठीक है, यानी कि हमारे घर में हर 2 दिन बाद या किसी के घर में तो डेली यूज़ पे ही जो है चावल बनते हैं, यानी कि वो चावल इतना ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ पाकिस्तान, इज यूज फॉर फूड। इट इज़ ऑल्सो सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट। इट कंट्रीब्यूटेड 1.6 ऑफ द ग्रेड।
Punjab and Sindh are its main area. It is cultivated in the rain shaded areas in Hilly of north of Pakistan. ठीक है, यानी कि ये जो है पाकिस्तान के लिए जो नंबर 2 पे आने वाली जो सबसे बड़ी काश्तकारी है वो राइस है। ठीक है, फर्स्ट पे जो कॉटन था एंड सेकंड पे जो है वो राइस है। ठीक है, शुगर कैन। ठीक है, शुगर कैन यानी कि गन्ना वगैरह जो होता है आपने देखा होगा। ठीक है, उसको शुगर कैन कहते हैं। शुगर कैन इज़ अ काशिफ क्रॉप। ठीक है, ये जो क्रॉप है कौन सी है? काशिफ। फॉर इट्स कल्टिवेटेड बेटर इरीगेशन इट इज़ कल्टिवेटेड इन पंजाब एंड सिंध। ठीक है, ये जो है पंजाब और सिंध में जो यूज़ की जाती है। ठीक है, यानी कि पंजाब में जो है 59%, सिंध में 30% एंड खैबर पख्तूनख्वा में 10% जो है शुगर को उगाया जाता है। अब शुगर कैन की जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस है वो है, यानी कि जो चीनी जो बनाई जाती है वो शुगर कैन से बनाई जाती है। अगर गन्ना जो है उगना ही बंद हो जाए तो हमारी ज़िंदगी से चीनी तो ख़त्म ही हो जाएगी। लेकिन आप खुद सोच लें, चीनी के बगैर लाइफ ही नहीं है। सही है, जो ज़्यादा जो है चीनी का इस्तेमाल हर जगह है। सही है, तो शुगर कैन भी इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। ठीक है, वीट की बात की जाए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राबी एंड क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। वीट इज़ अ स्लेव फूड ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ कल्टिवेटेड इन ऑल द 4 प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, वीट जो है यानी कि गंदुम वगैरह जो है ये पाकिस्तान के हर प्रोविंस यानी कि हर सूबे में बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। और ज़्यादातर यानी कि हर वीट भी इतने ही इम्पॉर्टेंट रखता है जितने के राइस थे। ठीक है, यानी कि अगर आपके घर में चावल बन रहे हैं तो रोटी भी उसी हिसाब से बन रही हैं। सही है, तो ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो हमें कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है वो भी वीट से ही मिलता है, तो ये भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। मिल्टर, जौर एंड बाजरा। ठीक है, बाजरा और जौ वगैरह जो है ज़्यादातर यानी कि जानवर वगैरह जो होते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। फार्मिंग एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यानी कि जो गांव वगैरह होते हैं वहाँ पे इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो लोग मुर्गियाँ वगैरह पालते हैं, ये गाय वगैरह पालते हैं, जिससे जो है वहाँ पे बाजरा वगैरह ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑयल सीड, दे आर ग्रो इन ऑयल सीड लाइक rapid mustard, soybean, sunflower, cotton seed. It is our production of oil seed is not enough to fulfill our requirement. We have to import in oil seed for other countries. ठीक है, यानी कि ऑयल्स वगैरह के जो बीज वगैरह होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी डेली लाइफ से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। जितनी ज़्यादा ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ज़रूरी है, इतनी ज़्यादा हमारी डेली लाइफ के लिए भी ज़रूरी हैं। ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर जो है हमारा एग्रीकल्चर का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे मुल्क की एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो यही चीज़ होनी चाहिए कि जो हमारे किसान वगैरह जो हैं आजकल उनको नहीं पता कि मॉडर्न मशीनें भी आ गई हैं जिसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो साल में या 6 महीने में हमारे जो एक्सपर्ट हैं मॉडर्न मशीन के तौर पे, यानी एग्रीकल्चर मशीन को जो चलाना जानते हैं, उनको जाके किसानों को 1 दिन या 2 दिन की क्लासेस देनी चाहिए। उनको सिखाना चाहिए कि अब जो है मॉडर्न मशीन के ज़रिए कितना ईजी हो गया है काश्तकारी वगैरह करना। ठीक है, अब जो हमारे इस चैप्टर का जो बाकी जो इस चैप्टर में बताया गया है वो अगली वीडियो में आपको बताऊँगी। यानी कि आगे भी जो और भी पॉइंट्स हैं यानी और भी तरीके हैं एग्रीकल्चर के, तो वो कौन कौन से हैं ये अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप एक बार जो है इसको रीड भी कर लेना। ठीक है, यानी कि मैंने आपको समझा दिया है, आप इसको एक बार रीड भी अच्छे से कर लेना। और बाकी आपको जो PDF सेंड किया जाएगा वो काम आप अपनी कॉपी में करके रखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।